नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और देखते हैं कि विद्यानिवास मिश्र जी दो पीढ़ियों के मध्य अंतराल को किस प्रकार से स्पष्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इस क्लास में अपन देख रहे थे विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा रचित निबंध। कौन सा? इस निबंध का शीर्षक था मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये शीर्षक इस निबंध का था। देखिए, इस निबंध में लेखक कहते हैं कि जब मेरे घर पर आए मेरे मित्र और एक अन्य मित्र की बेटी और एक मेरे चिरंजीव जब घर से बाहर चले जाते हैं तो मुझे बड़ी चिंता होती है, क्योंकि वो देरी कर देते हैं। तो उस समय मुझे उस समय की याद आती है जब मेरे विषय में मेरी माँ, मेरी दादी जो है वो चिंता करती थी, और चिंता करके जो गीत गुनगुनाती थी वो गीत वो था जब भगवान राम वनवास में चले गए थे तो माँ कौशल्या उनके प्रति जो भाव रखती थी, जो विरह के या जो पुत्र वियोग के गीत गुनगुनाती थी, उन्हीं पंक्तियों का। अब लेखक कहता है कि जब मैं भी विदेश चला जाता था तो मेरी माँ, मेरी दादी मेरे लिए इस प्रकार की पंक्तियां गुनगुनाती थी। ये भी कहती थी कि कैसे मेरे बेटे को वनवास मिल गया, यानी कितने दिन के लिए मेरे बेटे को घर से अलग जाना पड़ा। उस समय लेखक कहता है कि मुझे हंसी आती थी, परंतु मुझे अब समझ में आ रही है कि पहली जो पीढ़ी है, पहली पीढ़ी वो दूसरी पीढ़ी के संबंध में इसी प्रकार से चिंता करती है, इस प्रकार से चिंता करती है और हमेशा चिंता करती है। पहली पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के बारे में। अब पहली पीढ़ी तो कौन सी होगी? दादी या माँ कह लेते हैं। दादी तो माँ से भी पहले की पीढ़ी होगी, अपन माँ कह लेते हैं, ठीक है, माँ होगी। और दूसरी पीढ़ी में लेखक स्वयं हो गया। तो माँ क्या करती थी? अपने बेटे की चिंता करती थी, मेरा बेटा पता नहीं कहाँ होगा, किस हालात में होगा। और जब माँ चिंता करती थी तो लेखक को समझ में नहीं आता था, लेखक नहीं समझता था। इसी प्रकार से पहली पीढ़ी जो है वो हमेशा चिंतित रहेगी दूसरी पीढ़ी के लिए, यानी जो माता पिता है या जो अपने जो बड़े हैं वो हमेशा ही अपने बारे में चिंतित रहेंगे, चिंता करेंगे, परंतु अपन इस चीज को कभी भी नहीं समझेंगे। दूसरी पीढ़ी इस बात को कभी नहीं समझेगी। वो गुस्सा भले ही कर सकती है कि क्या हुआ, इतना कहाँ लेट हो गया, क्यों चिंता करते हो, क्यों फालतू में इस प्रकार की बातें कर रहे हो। तो इस प्रकार से दूसरी पीढ़ी न तो इस चीज को समझती है और न ही इस पीढ़ी के बारे में जानती है। और ये भी है, ये जो पहली पीढ़ी चिंता करती है उसकी चिंता से कोई भी समाधान नहीं होता, कभी समाधान नहीं होता। चिंता से कभी समाधान निकले हैं क्या? समस्या का हल करना पड़ता है। तो ये जो पहली पीढ़ी है वो चिंता करती है, उसका कहीं कोई किसी भी प्रकार का समाधान भी नहीं निकलता, फिर भी ये पीढ़ी चिंता करती है। और ये पीढ़ी जिस प्रकार के भाव या विचार मन में लाती है उनके विषय में इस पीढ़ी की पहुंच दूर दूर तक नहीं है, इसकी पहुंच ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसके बारे में ऐसे विचार रख ही नहीं सकता, ऐसी बातें सोच ही नहीं सकता। ये सोच ही नहीं सकता कि मेरे माता पिता मेरे बारे में चिंतित होंगे, किस प्रकार से चिंतित होंगे। समझ में कब आती है? जब ये भी पहली पीढ़ी में चला जाता है और इसके बाद दूसरी पीढ़ी और आ जाती है। यानी माँ जब चिंता करती थी लेखक को समझ में नहीं आई, परंतु आज लेखक जब अपने बच्चों की चिंता कर रहा है तब लेखक को समझ में आ रहा है। इसके साथ साथ लेखक यूं कहता है कि साथ में एक लड़की भी है
अब लड़की नाम को सोचकर ही डर लगता है, पता नहीं कोई अनहोनी घटना नहीं हो गई हो, पता नहीं कुछ बुरा घटित नहीं हो गया हो, यानी इस प्रकार से है वो बार बार चिंता मन में आ रही है। हालांकि लेखक कहते हैं कि आज समाज बदल चुका है, समय बदल चुका है, लड़कियां सेल्फ डिपेंड हो गई है, अपने आप पर निर्भर हो गई है और वो भी प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप को संभालने लायक बन गई है। परंतु फिर भी ये हमारी जो पारंपरिक जो विचारधारा है ना, परंपरा से ही हमारे मस्तिष्क में जो विचार बैठे हुए हैं कि भाई लड़कियां जो बाहर जाएंगी तो कुछ भी बुरा हो सकता है, तो उनको बाहर भेजना ही नहीं चाहिए, वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। मेरे नहीं, लेखक कह रहा है, तो वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ था, तो इसी बात को लेकर मैं चिंता कर रहा था। हालांकि मैं जानता था कि लड़की जो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के या दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में प्रोफेसर है, तो बच्ची तो नहीं है, समझदार है। और इसके साथ साथ जो चिरंजीव है, जो लेखक के पुत्र हैं, उनके बारे में भी ये भी इतने बच्चे तो नहीं है, जो स्वयं संकट बोध की कविता लिखता है, जो संकट बोध की कविता लेखन कार्य करता है, कविता लिखता है। तो जाहिर सी बात है कि जो स्वयं संकट बोध की कविता लिख रहा है, तो वो संकट से निपटने की क्षमता तो शायद रखता होगा। यानी दोनों के दोनों बच्चे सक्षम है संभालने के लिए अपने आप को, सक्षम है परिस्थिति को संभालने के लिए। परंतु फिर भी माता पिता का हृदय ना, और साथ साथ एक बात और भी दिमाग में आ रही है, पराई बेटी को ऐसे भेज दिया, अभी तक नहीं आई, पता नहीं क्या हुआ होगा, किस प्रकार से हुआ होगा, आगे क्या करेंगे, किस प्रकार से मैनेज करेंगे। अब लेखक क्यों कहता है कि मैंने पराई लड़की शब्द काम में तो ले लिया, परंतु लड़कियां तो पराई होती हैं। लड़कियां कब अपनी होती हैं? अपनी तो बहुएं होती हैं। क्यों? क्योंकि अपन बहू बना कर लाते हैं, उसी को ही उम्र भर के लिए घर में जगह देते हैं, उम्र भर के लिए वही घर में रहती हैं। बेटियां तो बेटी नाम ही पराया होता है। तो कि मैंने एक पराई बेटी को, पराई बच्ची को इस प्रकार से जाने की इजाजत दे दी, ये मेरे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है। परंतु तुरंत दिमाग में आता है कि अरे पराई बेटी क्यों कह रहा हूं, बेटियां तो पराई होती है, सभी की सभी होती है, तो मैं उसी के लिए इस प्रकार का शब्द क्यों काम में ले रहा हूं। अब लेखक कहता है कि मेरे मस्तिष्क में अनर्गल विचार आ रहे थे, किस प्रकार से क्या हुआ होगा, किस प्रकार से परिस्थितियां रही होगी। और फिर वो सोचते हैं कि शायद जो पंक्तियां गुनगुनाई जाती थी, जो बड़ों के द्वारा चिंता व्यक्त की जाती थी, मोरे राम का भीजे मुकुटवा, यानी चिंता से संबंधित जो बातें कही जाती थी कि भी मेरा बेटा कैसा होगा, किस हाल में होगा, वो बातें हैं तो बिल्कुल सही। राम वन में गए परंतु वन के नहीं रहे। क्यों? क्योंकि राम की जो परिस्थिति या राम का जो चित्रण है वो मुकुट के संदर्भ में किया जा रहा है। और हालांकि बाद में राम जी है वो आकर राजा बन गए थे, फिर भी कभी इनको राजा राम की संज्ञा नहीं दी जाती, राजा राम की उपमा नहीं दी जाती। हमेशा ही उनको वनवासी राम के बारे में ज्यादा जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वनवासी राम ने अनेक प्रकार की लीलाएं की, अनेक प्रकार के जो राक्षस थे उनका संहार किया। तो इस प्रकार से इन्होंने अनेक परिस्थितियों का सामना किया। और इधर भरत की बात करें तो भरत राजा रहकर भी राजा नहीं था। भरत भी राजा था परंतु राजा नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने राजमहल में रहकर भी सन्यासी का जीवन है वो व्यतीत किया, सन्यासी का जीवन व्यतीत किया राजमहल में रहते हुए भी। तो इस प्रकार से जो राम है वो भी, उनकी भी परिस्थितियां, यानी जिस रूप में पहचान है वैसी उनकी परिस्थितियां नहीं थी, भरत की भी नहीं थी। दोनों के दोनों अलग ही परिस्थितियों में रहे। तो मैं क्यों चिंता कर रहा हूं?
भरत की माँ उसको उसके लिए राज्य चाहती थी, वो चिंता कर रही थी, क्या बना? भरत कभी राजा बन ही नहीं पाया, सन्यासी का जीवन जिया। तो इस प्रकार से जिसको राजा बनाया जा रहा था उसने भी इस प्रकार का जीवन जिया। और सीता की बात करें तो सीता तो वन से जब राजमहल में आ गई तो भी वह वनवासी होगी। यहाँ पर वो प्रसंग आ रहा है जहां पर सीता को गृह त्याग करना पड़ा था। सीता अपने गृह से चली जाती है राम के कहने पर, और उसके बाद वाल्मीकि आश्रम में रहते हुए अपने 2 पुत्रों लव कुश को जन्म देती है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां यहाँ पर बन जाती हैं। तो मिश्र जी यूं कहते हैं कि अपन सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। अपन समझते कुछ और है, होता कुछ और है। परिस्थितियां किसी के हाथ में नहीं होती। फिर भी जो पहली पीढ़ी है वह दूसरी पीढ़ी के बारे में चिंता अवश्य करती है, और बड़ी भयंकर चिंता वह करती है। वो हमेशा चिंतित रहती है कि मेरे बच्चे को हमेशा सुख मिले, संपत्ति मिले, समृद्धि मिले। किसी ने एक बात कही है कि चिड़िया तभी तक अपने बच्चे को दाना लाकर देती है जब तक वह खुद दाना चुगने के लायक नहीं हो जाता। तो फिर मनुष्य क्यों बच्चों के जीवन भर के लिए सुख सुविधाओं को अर्जित करने में भागदौड़ करता रहता है? खुद को संबल बनने दीजिए ना, खुद को सामर्थ्यवान बनने दीजिए ना, खुद को अपने ऊपर डिपेंड होने दीजिए ना बच्चों को, ताकि वो भी अपनी परिस्थितियों को संभाल सके, वो भी अपने संबंध में निर्णय ले सके, वो भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अच्छा कर सके कि दुनिया देखती रह जाए। यदि आप ही उसके लिए सारी की सारी सुख सुविधाओं की पाल बांधने लग जाओगे, यानी सभी की सभी सुख सुविधाएं उसे उपलब्ध करवाने लग जाओगे, तो वो अपने अंदर उस चीज को कब खोजेगा जिसकी उसे आवश्यकता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें बिना किसी, हाँ यहाँ पर मैं ये बता देती हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में तो यह गुड़िया पढ़ाती थी, ये लड़की पढ़ाती थी, और जो चिरंजीव है वो संकट बोध की, यहाँ पर जो शब्द है वो है संकट बोध। तो संकट बोध की रचनाएं हैं वो कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि दोनों बच्चे सक्षम थे, परंतु फिर भी हम बड़े हैं, वो कभी भी उनको सक्षम दृष्टि से नहीं देखते। हम उनको उसी बचपने की दृष्टि से देखते हैं, उस असामर्थ्यवान की दृष्टि में देखते हैं जिसमें वो कभी होते थे। यानी माँ बाप के लिए बच्चे हैं वो कभी भी बड़े नहीं होते। देखिए यहाँ पर राम, भरत और सीता, इन तीनों के बारे में बात कही है। यदि अपन लक्ष्मण की बात करें तो लक्ष्मण वन में रहे, वन का जीवन जी रहे थे, परंतु लक्ष्मण की जो पत्नी जो है उर्मिला, वो भी महल में रहते हुए भी वनवासी थी। उसने भी सभी सुख सुविधाओं का त्याग किया था। उसने सभी प्रकार के जो व्यंजन थे, जो आहार थे, जो स्वादिष्ट आहार थे, उनका भी उसने त्याग किया था। तो देख लीजिए, अब माता पिता ने उर्मिला को महल में भेजा था, परंतु उसने जीवन कैसा जिया? जिस प्रकार से वन का जीवन होता है, त्याग का जीवन होता है, वनवासी का जीवन होता है, तो उसी प्रकार से इसने भी इसी प्रकार का जीवन जिया। भरत ने और राम, जिनको राजा राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपन कह सकते हैं, वो भी जीवन भर वनवासी रहे, या 14 वर्ष की अवधि बहुत ज्यादा होती है तो वो भी वनवासी रहे। और बाद में जब सीता जी को घर से निकाल दिया तब खुद ने सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर दिया। तो कौन कह सकता है कि भाई राजमहल में रहने वाला व्यक्ति भी वनवासी हो सकता है? सब परिस्थिति का लेखा जोखा है। यही विद्यानिवास मिश्र जी बताना चाहते हैं कि भाई सभी राजमहल के बच्चे थे, सभी राजकुमार थे, फिर भी परिस्थितियों ने उन्हें क्या क्या दिखा दिया।
तो हम क्यों चिंता कर रहे हैं व्यर्थ ही। तो आज की क्लास में इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में आगे के निबंध के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।